प्रिय साथियों, हाँ सर, भक्ति काल के उपरांत रीति काल की परंपरा में हम लोग आ रहे हैं और रीति काल का गहनतम अध्ययन करेंगे। ये वो काल है जो प्राय सुख, समृद्धि और शांति का युग रहा है। ये बात हजम नहीं होगी कई लोगों के, लेकिन ये हजम करने योग्य बात है कि ये कालखंड प्राय सुख, समृद्धि और शांति का युग रहा है। और जब व्यक्ति के पास सुख, समृद्धि और शांति होती है तो वो श्रृंगार की तरफ बढ़ता है। किसकी तरफ बढ़ता है? श्रृंगार की तरफ बढ़ता है। ये वो कालखंड है जब 1658 में शाहजहां को औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर 1658 में आगरा की एक ऐसी जेल में रख दिया जिसकी खिड़की से ताजमहल दिखाई देता था, जिससे शहंशाह शाहजहां को इस बात का एहसास होता रहे कि एक ताजमहल के चक्कर में शाही खजाना खाली कराने का आखिर अंजाम क्या होता है। तो वहाँ से शुरू होता है एक तरीके से कौन सा काल? रीति काल। क्योंकि रीति काल तक आते आते 1658 या 1643 की हम बात करें प्रॉपरली तो 1643 तक आते आते पूरे भारतवर्ष में लगभग मुगलों का आधिपत्य हो चुका था, केवल दक्षिण भारत को छोड़कर। दक्षिण भारत में चूंकि शिवाजी जैसी महाशक्तियां उधर विराजमान थी तो केवल दक्षिण में थोड़ी सी अशांति हुई, बाकी पूरे भारतवर्ष में उधर थोड़ी सी अराजकता हुई, बाकी भारतवर्ष में सुख, समृद्धि और प्राय शांति का युग रहा। कौन सा काल? रीति काल। क्योंकि औरंगजेब को एक बना बनाया साम्राज्य मिला, औरंगजेब को चहुं तरफ से एक बना बनाया साम्राज्य मिल गया था, इसलिए ये काल प्राय शांति का रहा। केवल दक्षिण भारत में औरंगजेब की साम्राज्यवादी नीति को अलग कर दिया जाए तो प्राय शांति शेष बसती है, राइट। और ऐसे युग में श्रृंगार रस की ही परिकल्पना सर्वोपरि रही और इस कारण इस कालखंड को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। हालांकि सर्वमान्य मत रीति काल है और उसके बारे में जो तर्क दिए जाते हैं रीति काल के में वो बिल्कुल प्रबल और समर्थ तर्क हैं कि हमें इसे रीति काल ही कहना चाहिए। प्रिय साथियों, हाँ सर, ये 200 वर्षों का कालखंड है। कितने वर्षों का? 200 वर्षों का कालखंड है ये, और जो कि शुरू होता है 1643 से 1843। 1857 की जो क्रांति है वो आधुनिक काल में शुमार है। तो सन 1643 से सन 1843 200 वर्ष, ये 200 वर्ष का कालखंड है। 200 वर्षों का दोस्तों ये कालखंड अपने आप में बहुत मायने रखता है, राइट। यानी संवत की बात करें तो 1643 में जब 1643 में आप 57 जोड़ेंगे तो आपके सामने संवत आकर के खड़ा हो जाएगा, संवत 1700। तो यहाँ पर अगर हम संवत की बात करें तो संवत 1700 से 1900 तक, 200 इसमें जोड़ दो तो हो जाएगा संवत 1900 तक। अगर आप इसको संवत में पढ़ोगे तो समझ में नहीं आता। हिंदी साहित्य का इतिहास संवत में कभी समझ में नहीं आता, क्योंकि राजनीतिक घटनाक्रम के साथ साहित्य का घटनाक्रम बदलता है, इसलिए ज़रूरी है कि हम इसे सन में ही पढ़ें, वो ज़्यादा श्रेयस्कर होता है। इसीलिए मैं बार बार आपको ये अंतर बताता रहता हूँ। यानी अगर हम सन की बात करें, ईस्वी सन की, तो 1643 से 1843 ईस्वी 200 वर्ष, और इसमें अगर 1643 में 57 जोड़ेंगे तो आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा कौन? संवत। यानी संवत 1700 से लेकर 1900 तक का जो कालखंड है उसे हम रीति काल के नाम से अभिहित करते हैं या रीति काल के नाम से संज्ञायित करते हैं। ओके, अगर इस कालखंड को रीति काल कहा जाए तो रीति के जितने भी मायने हैं वो हमें समझने पड़ेंगे। ये न तो किसी राजनीतिक आधार पर कालखंड है, ना ये किसी व्यक्ति के आधार पर कालखंड है, ना ये किसी युग पुरुष के आधार पर कालखंड है, ना ये राजनीति के आधार पर कालखंड है। ये जो है साहित्य लेखन की पद्धति पर आधारित है, ना ही किसी रस को लेकर के कालखंड आधारित है,
जैसे आदिकाल को वीर गाथा काल कहा, दोनों सी बातें हैं। वीर रस का आधिक्य और आदिकाल चूँकि शुरू का काल है, इसलिए आदिकाल में सभी मनोवर्तियाँ, सभी प्रवृत्तियाँ समाहित हो जाती हैं, इसलिए उसको आदिकाल कहना श्रेष्ठ कर रहा। भक्ति काल में भक्ति थी, आधुनिक काल में विचारधाराओं का परिवर्तन है। लेकिन यहाँ काव्य लेखन का जो तरीका है, दैट इज कॉल्ड रीति। रीति का मतलब रास्ता, रीति का मतलब है रास्ता। काव्य लेखन का रास्ता, पथ, तरीका, फलसफा, फलसफा, ये जो सारे हैं ये सिनोनिजम्स हैं, ये पर्यायवाची हैं, सारे सिनोनिजम है। रीति, रास्ता, पथ, तरीका, फलसफा। सर ये सारी चीज़ें किसकी? काव्य लेखन के रास्ता क्या होना चाहिए, काव्य लेखन किस तरीके से होना चाहिए, काव्य लेखन के लिए क्या क्या मानक हैं, काव्य लेखन के लिए, बात को समझें संप्रदान, काव्य लेखन के मानक क्या क्या हैं, इन सारी बातों को रीति काल में संज्ञायित, रीति काल शब्द में संज्ञायित किया जाता है। ओके ओके सर। अब सवाल ये पैदा होता है कि रीति का मतलब रास्ता, लक्षण, पथ, तरीका, लक्षण। इस काल में सर्वाधिक लक्षण ग्रंथ रचे गए कि काव्य आखिर किसे कहा जाए, काव्य का लक्षण क्या क्या है। जैसे रस क्या है, रस, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य, इन सब पर विचार हुआ। रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्ति, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, राइट, इन सब पर विचार हुआ इस काल में। हालांकि ये सारा विचार संस्कृत साहित्य में है, पर पहली बार जो है इस कालखंड में लक्षण आधारित ग्रंथ रचे गए। लक्षण किसके? काव्य लक्षण। लक्षण किसके? काव्य के। इसलिए इस काल को रीति काल कहना ही सर्वाधिक क्या है? उपयुक्त है। रीति काल कहना ही सर्वाधिक दोस्तों क्या है? उपयुक्त है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ऑल राइट? राइट सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। आगे बढ़ूं? यस सर। हम सामान्यतः रीतिकाल की भूमिका पर सामान्यतः विचार कर रहे हैं। किस पर? रीतिकाल की भूमिका पर। ऑल राइट। ये कालखंड कब से शुरू होता है? 1643 से इसकी अवधि मानी गई 1843। अगर हम संवत की बात करें तो संवत 1700 से 1900 तक। ठीक है सर। आगे बढ़ रहा हूँ। प्रिय दोस्तों, केशव को कभी नहीं पता था कि उन्हें रीतिकाल का प्रणेता कहा जाएगा। सर कैसे नहीं पता था? क्योंकि ये भक्ति काल की पैदाइश है। कौन? केशव जो है वो भक्ति काल की पैदाइश है। केशव को कभी नहीं पता था कि 1555 में पैदा होने वाले केशव को कभी नहीं पता था कि उसे रीतिकाल का प्रणेता कहा जाएगा, क्योंकि इनका जीवन काल भक्ति काल में है। यानी केशव जीवन काल की दृष्टि से भक्ति काल में आते हैं। केशव जीवन काल की दृष्टि से कौन से काल की दृष्टि से? जीवन काल की दृष्टि से कौन? केशव भक्ति काल में आते हैं। दोस्तों कौन से काल में आते हैं? भक्ति काल में आते हैं। कौन? मिस्टर केशव जीवन काल की दृष्टि से भक्ति काल में आते हैं। पूरा जीवन काल इनका, पूरा का पूरा जीवन काल भक्ति काल में ही गुजर गया। राइट? यानी भक्ति काल चलता है 1643 तक, और ये उससे पहले इनका जीवन काल क्या हो गया? पूरा हो गया। पर केशव पहला व्यक्ति है। केशव जीवन काल की दृष्टि से भक्ति काल में आते हैं और भक्ति की दृष्टि से राम भक्त कवियों की श्रेणी में शुमार हैं। राम भक्त
कवियों की श्रेणी में शुमार हैं, राम भक्तों में शामिल हैं, राम भक्त कवियों में शुमार हैं। इस बात का प्रमाण है रामचंद्रिका 1601 ईस्वी। इस तथ्य का प्रमाण है रामचंद्रिका 1601 ईस्वी। इसलिए आप जीवन काल की दृष्टि से भक्ति काल में आते हैं। आप साधना के क्षेत्र में राम भक्त हैं। किसमें? आप साधना के क्षेत्र में क्या हैं? राम भक्त हैं। आप साधना के क्षेत्र में राम भक्त हैं। जीवन काल की दृष्टि से आप भक्ति काल में आते हैं। साधना के क्षेत्र में आप राम भक्त हैं और काव्य के क्षेत्र में किसके क्षेत्र में? काव्य के क्षेत्र में रीतिकाल के प्रणेता ठहरते हैं। रीतिकाल के प्रणेता हैं किसके? काव्य के क्षेत्र में रीतिकाल के प्रणेता हैं। कौन? केशव। प्रिय दोस्तों, केशव को हिंदी का पहला आचार्य होने का गौरव प्राप्त है कि इसीलिए तो रीतिकाल के प्रणेता हैं। केशव को हिंदी का पहला आचार्य, कौन सा आचार्य? पहला आचार्य होने का गौरव प्राप्त है। पहला आचार्य होने का गौरव प्राप्त है किसको? केशव को हिंदी का पहला आचार्य होने का दोस्तों गौरव प्राप्त है। ऑल्सो राइट, किसको? मिस्टर केशव को। राइट। इनका पहला रीति ग्रंथ जो कि बिल्कुल ही लक्षणों पर आधारित है, हालांकि रसिक प्रिया में भी है, लेकिन पहला पूरा का पूरा लक्षण ग्रंथ इन्होंने लिखा कवि प्रिया। इसका विग्रह होगा कवियों के लिए प्रिया। इसका विग्रह क्या होगा? कवियों के लिए प्रिया, संप्रदान तत्पुरुष। कवियों के लिए प्रिया का मतलब है कवि इसको पढ़ेंगे तो अच्छे कवि बन जाएंगे, क्योंकि ये कवियों के लिए किताब है। किसके लिए? कवियों के लिए प्रिया है, कवियों के लिए किताब है। इसलिए कवि प्रिया अपने आप में पूर्णतः लक्षण ग्रंथ है। पूर्णतः कैसा ग्रंथ है? एक लक्षण ग्रंथ है, और जिसने केशव को हिंदी का पहला आचार्य होने का गौरव प्रदान किया अपने आप में। हालांकि रसिक प्रिया में भी उन्होंने लक्षण बताए हैं, पर बात पर गौर करें, प्योरली जो है वो कवि प्रिया है। राइट। यही वो ग्रंथ है जो इन्हें रीतिकाल के लक्षण ग्रंथों की शुरुआत करता माना जाता है, और यही ग्रंथ है कि इन्हें रीतिकाल का प्रणेता ठहराया गया। इसके बाद जितने भी कवि हुए रीतिकाल में, ये तो भक्ति काल में आते हैं, वैसे रीतिकाल में जितने भी कवि हुए उन्होंने अधिकतर ने लक्षण ग्रंथ लिखे, अधिकतर ने रीति ग्रंथ लिखे। इसलिए इस काल को रीतिकाल कहना ही न्याय संगत है। जिसकी शुरुआत किसने की थी? केशव ने। केशव अपने युग से बहुत आगे श्वास ले रहे थे। कुछ कवि अपने युग में कभी श्वास नहीं लेते, या तो अपने युग से बहुत पीछे होते हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद भारत के गौरवमयी अतीत में श्वास ले रहा था। कुछ कवि अपने युग से बहुत आगे होते हैं, जैसे केशव, जो कि भक्ति काल में होकर भी लक्षण ग्रंथ लिखे, और कालांतर में इन लक्षण ग्रंथों की अविरल धारा प्रवाहित हुई। अस्तु रीतिकाल का प्रणेता केवल और केवल, सिर्फ और सिर्फ, महज और महज, केवल और केवल, फकत और फकत केशव है, न कि चिंतामणि। कुछ लोग आपको क्या पढ़ा सकते हैं? चिंतामणि पढ़ा सकते हैं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि रीतिकाल का प्रणेता कौन है? केशव है। आप पूरी बात समझिए कि अंतोगत्वा रीतिकाल के प्रणेता कौन ठहरते हैं? केशव। ओके ओके सर, आगे बढ़ें। जी सर। रीतिकाल दोस्तों कौन सा काल? रीतिकाल प्राय शांति और समृद्धि का युग रहा। ये बात कुछ लोगों के तो जस्ती नहीं है, और ये कथन में पूछा जाता है, और ये कथन बिल्कुल सही है कि रीतिकाल प्राय शांति और समृद्धि का युग रहा,
केवल दक्षिण भारत में, केवल कौन से भारत में? दक्षिण भारत में औरंगजेब की साम्राज्यवादी नीति, केवल दक्षिण भारत में औरंगजेब की साम्राज्यवादी नीति, कौन सी नीति? साम्राज्यवादी नीति वातावरण को अशांत किए हुए थी। वातावरण को क्या किए हुए थी? अशांत किए हुए थी। ओके ओके सर। औरंगजेब ने सन 1658 में अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा की एक ऐसी जेल में रख दिया जिसकी खिड़की से ताजमहल दिखाई देता था, जिससे शाहजहां को इस बात का एहसास होता रहे कि एक मकबरे के लिए, जिससे शाहजहां को इस बात का एहसास होता रहे कि ताजमहल के लिए शाही खजाना खाली करवाने का आखिर अंजाम क्या होता है। कि औरंगजेब ने सन 1658 में, तो बात कोई आगे की नहीं है, 1643 से शुरू हो रहा है। कौन सा कालखंड? 1643 ईस्वी से शुरू हो रहा है, राइट नाउ, यानी संवत 1700 से ये संवत है। इसके ठीक आप देख लीजिए 15 वर्ष पश्चात यानी 1658 में अपने पिता शाहजहां को, किसने? औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा की एक ऐसी जेल में डाल दिया, आगरा की ऐसी जेल में डाल दिया जिसकी खिड़की से ताजमहल दिखाई देता था, जिसकी खिड़की से दोस्तों ताजमहल दिखाई देता था, जिससे इस बात का, जिससे शाहजहां को अपनी गलती का एहसास होता रहे, जिससे शाहजहां को अपनी गलती का क्या होता रहे? एहसास होता रहे कि एक मकबरे के चक्कर में, ताज की स्मृति के लिए महल संप्रदान, कि एक मकबरे के चक्कर में शाही खजाना खाली करवा दिया या शाही खजाना खाली करवा दिया, इसका अंजाम क्या होता है? इस गलती का एहसास होता रहे किसको? शाहजहां को। और एक मायने में ये बात बिल्कुल सही भी है, एक मायने में ये बात बिल्कुल सही है। राइट सर। इसी कारण तो पंत को कविता लिखनी पड़ी कालांतर में ताजमहल पर। किसको कविता लिखनी पड़ी? सुमित्रा नंदन पंत को। तो आपको लगता होगा इसमें ताजमहल की बड़ाई है। ताजमहल एक मकबरा है, मकबरे की बड़ाई थोड़ी हुआ करती है। कुछ लोग ताजमहल देखने जाते हैं शादी के बाद। अरे ताजमहल कोई देखने की चीज़ है क्या? ताजमहल एक मकबरा है, ताजमहल एक शमशान घाट है। किसका? मुमताज का। ताजमहल एक शमशान है, उसको लोग देखने जाते हैं। अजीब ही लोग हैं भारत में। ताजमहल, राइट। ये कविता लिखनी पड़ी किसको? पंत को। ये कविता लिखनी पड़ी किसको? पंत को। आगे बढ़ूं, इस पर मैं बातचीत करूंगा कि करोड़ों लोग भूखे मर रहे हैं और शाही खजाना किस पर खाली करवाया जा रहा है? उस ताजमहल पर। बात को समझिएगा। हाय मृत्यु का ऐसा पार्थिव पूजन, जैसा कि ताजमहल बनवा दिया उसने। हाय मृत्यु का ऐसा पार्थिव पूजन जब हाय मृत्यु का ऐसा पार्थिव पूजन जब जीर्ण शीर्ण पड़ा हो मानव जीवन। हाय मृत्यु का ऐसा पार्थिव पूजन जब जीर्ण शीर्ण पड़ा हो मानव जीवन। ये पंक्ति, ये कविता किसकी है? पंत की है।
और कौन सी कविता से है? ताजमहल। किससे है दोस्तों? ताजमहल कविता किसकी है? पंत की है। ओके ओके सर। आगे रीतिकाल के लास्ट में मिर्ज़ा गालिब लिखते हैं, रीतिकाल के लास्ट में मिर्ज़ा गालिब लिखते हैं बना के किसी शहंशाह ने एक ताजमहल, बना के किसी शहंशाह ने एक ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का मजाक उड़ाया है। बना के एक हंसी ताजमहल किसी शहंशाह ने, हम गरीबों की मोहब्बत का मजाक उड़ाया है। मिर्ज़ा गालिब। यहाँ पर हैं सुमित्रानंदन पंत, जिनका वास्तविक नाम गुसाई दत्त, जिनका वास्तविक नाम था गुसाई दत्त। किसका वास्तविक नाम? सुमित्रानंदन पंत का। ओके ओके सर। आगे बढ़ूं? जी सर। हिंदी साहित्य इतिहास में प्रिय दोस्तों, हाँ सर, हिंदी साहित्य इतिहास में दो कालखंड नामकरण की दृष्टि से विवादास्पद हैं। नामकरण की दृष्टि से क्या हैं? विवादास्पद। वो काल है, एक तो आदिकाल और दूसरा है रीतिकाल, जिसके विभिन्न नामकरण लोगों ने किए और कुछ मायने में वो सही भी हैं। वो नामकरण, उन चीज़ों का आधिक्य इसमें देखा जाता है। इस कालखंड की जब हम विवेचना करते हैं तो एक मायने में आलोचकों के अपने तर्क एक हद तक सही भी हैं। आलोचकों के अपने तर्क एक हद तक क्या हैं? सही भी हैं। हिंदी साहित्य इतिहास में हिंदी साहित्य इतिहास में गुण संधि हो गई, ए प्लस ई बराबर ए। गुण संधि हिंदी साहित्य इतिहास में कौन से इतिहास में? हिंदी साहित्य इतिहास में नामकरण की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? नामकरण की दृष्टि से दो काल सर्वाधिक विवादास्पद रहे। दो काल सर्वाधिक विवादास्पद रहे। पहला है आदिकाल, दूसरा है रीतिकाल। मैं आपको समझाना चाहूँगा, विवाद प्लस आस्पद होता है, आस्पद नहीं होता। विवाद प्लस क्या होता है? आस्पद। दैट इज कॉल्ड विवादास्पद, दैट इज कॉल्ड विवादास्पद, यानी विवाद से ग्रसित, विवाद से ग्रसित। कर्ण तत्पुरुष। विवाद से दोस्तों ये ग्रसित रहे यानी विवादास्पद रहे। हिंदी साहित्य इतिहास में नामकरण की दृष्टि से दो काल सर्वाधिक विवादास्पद रहे। पहला आदिकाल और दूसरा रीतिकाल। राइट सर। जिसके पीछे आलोचकों के अपने तर्क और वितर्क हैं, जिसके पीछे दोस्तों आलोचकों के अपने तर्क और वितर्क हैं, जो कि एक मायने में सही भी हैं, जो कि एक मायने में क्या हैं? सही भी हैं। आलोचकों ने दोस्तों, किसने? आलोचकों ने रीतिकाल को, कौन से काल को? रीतिकाल को विभिन्न नामकरण किए, यानी रीतिकाल के विभिन्न नामकरण किए, जिनमें प्रमुख हैं दोस्तों। रीतिकाल के क्या किए? विभिन्न नामकरण किए, जिनमें प्रमुख हैं, जिनकी चर्चा हम आगे वाले फ्लैप पर करना चाहेंगे। अलंकृत काल। मिस्र बंधु ने अपने ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद में, मिस्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद में इस काल को अलंकृत काल कहा। यानी जो हिंदी का पहला आचार्य था केशव, जिसे हिंदी का पहला आचार्य होने का गौरव प्राप्त है, किसको? केशव को। केशव एक अलंकारवादी आचार्य थे। कौन? केशव एक अलंकारवादी
आचार्य थे। इस सुनिएगा पूरी बात को। केशव एक कैसे आचार्य थे? एक अलंकारवादी आचार्य थे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहाँ अलंकृत का मतलब है, यहाँ अलंकृत का दूसरा अर्थ है यानी काव्य किन किन तत्वों से अलंकृत होता है। काव्य किन किन तत्वों से क्या होता है? अलंकृत होता है। तो काव्य जिन तत्वों से अलंकृत होता है, अलंकृत होता है, यानी कौन? काव्य किन किन तत्वों से या कौन कौन से तत्वों से? काव्य किन किन तत्वों से अलंकृत होता है। किन किन तत्वों से क्या होता है? अलंकृत होता है। किन किन तत्वों से अलंकृत होता है? उन तत्वों की विवेचना इस काल में ज़्यादा हुई। उन तत्वों की विवेचना इस काल में क्या हुई? ज़्यादा हुई। सर जैसे रस, अलंकार, रस से अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, रस अलंकार रीति वक्रोक्ति ध्वनि, रस अलंकार रीति वक्रोक्ति ध्वनि औचित्य, काव्य गुण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, रस अलंकार रीति वक्रोक्ति ध्वनि औचित्य, काव्य गुण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन इत्यादि तत्वों की विवेचना ज़्यादा हुई। इत्यादि तत्वों की दोस्तों क्या ज़्यादा हुई? विवेचना ज़्यादा हुई। और इन्हीं पर आधारित ग्रंथ ज़्यादा रचे गए। इसलिए मिस्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद में इसे अलंकृत काल की संज्ञा दी या इसे अलंकृत काल कहा है। क्या कहा है? इसे अलंकृत काल कहा है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आते हैं आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल ने इसको रीति काल कहा। आचार्य शुक्ल ने इसको क्या कहा? रीति काल कहा। रीति का मतलब रास्ता, काव्य लेखन का पथ, तरीका, फलसफा, राइट। काव्य रीति, ये कौन सी रीति है? काव्य रीति। जैसे विवाह की भी रीति होती है, जीवन की भी रीतियाँ होती हैं, हर चीज़ की अपनी रीतियाँ होती हैं। यज्ञ हवन इत्यादि सब की रीतियाँ होती हैं, तीज त्योहार आदि की रीतियाँ होती हैं। उसी प्रकार काव्य की जो रीति है उस पर आधारित ये सारी चीज़ें रीति पर आधारित हैं। इसलिए इस काल को क्या कहा? आचार्य शुक्ल ने रीति काल नाम दिया और यही नाम कालांतर में मान्य भी सिद्ध हुआ। तीसरा जो इसको काल को कहा गया वो कहा गया कला काल। रमाशंकर शुक्ल रसाल। ये रमाशंकर शुक्ल रसाल वही हैं जिन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ मिल करके और वीरगाथा काल को आदि काल नाम दिया था। कौन सा नाम दिया था? आदि काल नाम दिया था। इन्हीं रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीति काल को कला काल कह करके संबोधित किया और ये भी एक हद तक सही है। इसमें काव्य को चमत्कारी कैसे बनाया जा सकता है? काव्य के लक्षण क्या होने चाहिए? काव्य किस तरीके से लिखा जाए? काव्य में चमत्कार पैदा कैसे हो? इन सब बातों पर आधारित ये काल रहा। इसलिए इन्होंने इसे क्या कह करके संबोधित किया? कला काल कह करके संबोधित किया। किसने? रमाशंकर शुक्ल रसाल। इसके बाद चौथा इस काल को नाम दिया गया श्रृंगार काल। ये श्रृंगार शब्द सही नहीं है और हमारे टाइपिस्ट को ये ठीक से करना नहीं आ रहा, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। श्रृंगार काल। कौन सा काल? श्रृंगार काल। इसमें ये रह नहीं आएगा, राइट। श्रृंगार काल
इसको जोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये पर्याय, यहाँ पर ये प्रत्यय बन गया है, यहाँ पर ये प्रत्यय बन गया है। ठीक है, ठीक है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र एक विश्वनाथ संस्कृत साहित्य में है जिन्होंने साहित्य दर्पण लिखा। एक ये आधुनिक काल में है। कौन? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये सारे आधुनिक काल में ही हैं। ये तो बात कर रहे हैं रीति काल पर। जैसे आप राम के बारे में बातचीत करोगे तो आप राम के युग में थोड़ी हो। तो ये आधुनिक काल में है। कौन? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इनकी एक बेहतरीन कृति है हिंदी साहित्य का अतीत भाग 3। इनकी एक बेहतरीन कृति है हिंदी साहित्य का अतीत भाग 3, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ है। किसका? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। इस ग्रंथ में इन्होंने इस कालखंड को श्रृंगार काल नाम दिया, क्योंकि अधिकतर रचनाएं श्रृंगार रस पर ही अवलंबित थी। और एक राज्याश्रित कवि, राजा के आश्रित कवि, सामंताश्रित कवि, एक राज्याश्रित कवि श्रृंगार रस की कविता लिखेगा अपने राजा के मनस्तोष को प्राप्त करने के लिए, अपने राजा की काम वासना की आपूर्ति के लिए, अपने राजा की काम चेष्टा बढ़ाने के लिए अगर श्रृंगार रस की व्यंजना करता है तो एक राज्य आश्रित कवि के लिए हम लोगों में ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। किसकी बात नहीं है? आश्चर्य की बात नहीं है। इतावत उत चली जात 6-7 तक हाथ, चंद्रबदनी मरगलोजनी बाबा कही कही जाय, स्वेद बढ़्यो तन उरोजनी कंप कपी, आँखिन आंसू गाले ने हांसी। राइट। तो ये जो पंक्तियां हैं ये श्रृंगार को ही क्या करती हैं? अभिव्यक्त करती हैं। किसको अभिव्यक्त करती हैं? श्रृंगार को ही अभिव्यक्त करने वाली पंक्तियां हैं। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत है ज्यों ज्यों निहारिये, अमीय हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार, अमीय हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार। तो ऐसी बहुत सारी बातें इस काल में आती हैं और किस चीज़ के आधिक्य को दर्शाती हैं? श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का ही चित्रण इस कालखंड में हुआ है, जो कि श्रृंगार रस के आधिक्य को दर्शाती हैं। किसके आधिक्य को? श्रृंगार रस के आधिक्य को दर्शाती। अगर श्रृंगार रस के आधिक्य को दर्शाती हैं तो यही कारण है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपने इतिहास ग्रंथ, अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 3 में इस बात को रेखांकित किया और इस कालखंड का नामकरण विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल घोषित किया। ठीक है। ये बात अलग है कि सर्वमान्य तौर पर, ये बात अलग है कि सर्वमान्य तौर पर इस कालखंड को क्या माना गया? रीति काल कहकर अभिहित किया गया। राइट, राइट सर। तो 4 नाम आपकी स्क्रीन पर हैं, आपसे चारों ही सुमेलित करवा के पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ओके, ओके सर। दोस्तों, हाँ सर, इस काल के कवि दरबारी कवि थे। इस काल के कवि क्या थे? दरबारी कवि। तो दरबारी कवि 2 ही रस में कविता लिखेगा, या तो श्रृंगार की लिखेगा या वीर की लिखेगा। तो एक राज्याश्रित कवि से इससे ज़्यादा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। किससे? एक राज्याश्रित कवि से इससे ज़्यादा की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। राइट नाउ? राइट सर। दोस्तों, आगे बढ़ रहा हूँ। जी सर। प्रिय दोस्तों, 3 प्रकार के कवि होते हैं। पहले कवि होते हैं जो लोकाश्रित होते हैं, लेकिन उसमें खुद की व्यंजना श्रेष्ठ होती है। लोकाश्रित जो कवि होते हैं ये जनता पर आश्रित और अपने आप पर आश्रित हैं। ये लोक का मतलब अपने आप भी है। ये लोकाश्रित। फिर आते हैं राज्य आश्रित, राज्य प्लस आश्रित। तो
राज्याश्रित कवि। कौन से कवि? दूसरे कवि जो आते हैं वो क्या होते हैं? राज्याश्रित कवि। और तीसरे प्रकार के जो कवि हैं वो धर्म इत्यादि पर साहित्य लिखते थे, तो पंथ वगैरह को आगे बढ़ाते थे, तो धर्माश्रित कवि या पंथाश्रित कवि भी कह सकते हैं। धर्माश्रित कवि, लोकाश्रित कवि और राज्याश्रित कवि। कवियों की 3 श्रेणियां यहाँ पर देखी जा रही हैं। लेकिन अगर हम जिस काल की बात कर रहे हैं वो काल है रीति काल। जिस काल की हम बात कर रहे हैं वो काल है रीति काल। प्रिय साथियों, रीति काल में इन कवियों की संख्या ज़्यादा है। इन कवियों की संख्या क्या है दोस्तों? ज़्यादा है। कौन से कवियों की? राज्याश्रित कवियों की संख्या ज़्यादा है। तो राज्याश्रित कवि 2 प्रकार की रसों में अमूमन कविताएं लिखते हैं। पहला रस होता है श्रृंगार और दूसरा होता है वीर। तो वीर रस अमूमन इसी प्रकार की कविताएं लिखी जाती हैं। राज्याश्रित कवियों से यही अपेक्षा की जाती है। तो कुछ कविताएं 10% तो वीर रस की भी हैं। कौन से काल में? भक्ति काल में। और अधिकतर कौन से रस की हैं? श्रृंगार रस की कविताएं। कौन से काल में? रीति काल में। राइट। अस्तु विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, अस्तु किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस कालखंड को, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस कालखंड को कौन सा नाम दिया? श्रृंगार काल नाम दिया। कौन सा नाम दिया? श्रृंगार काल नाम दिया। मैं समझता हूँ ये तथ्य आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो 4 नाम दिए हैं इसके पीछे रीजनेबलिटियाँ हैं, इनके पीछे अपने कारक विद्यमान हैं, इनके पीछे अपने क्या हैं? कारक यानी कारण दोस्तों क्या हैं? विद्यमान हैं। कि इस कालखंड को क्या क्या काल कहा? मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा। किसने? मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा। आचार्य शुक्ल ने इसे रीति काल कहा। तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल कहा। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको श्रृंगार काल कहा। लेकिन अंतोगत्वा जो नाम मान्य होता है वो होता है रीति काल। वो होता है कौन सा काल? रीति काल। हालांकि आचार्य शुक्ल से पहले रीति शब्द का प्रयोग डॉक्टर ग्रियर्सन ने कर दिया था। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इस नाम का उल्लेख किया था, लेकिन उन्होंने एक परवर्ती विशेष के रूप में रीति शब्द का प्रयोग किया था। किसने? डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। आप इस बात पर गौर करेंगे दोस्तों, आप इस बात पर क्या करेंगे? गौर करेंगे। सर बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? आचार्य शुक्ल ने इस कालखंड को क्या कहा? रीति काल। हाँ सर, पर अब समझिए कि रीति शब्द का पहला प्रयोक्ता जो है, रीति शब्द का पहला प्रयोक्ता है डॉक्टर ग्रियर्सन, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिन्होंने अंग्रेजी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। अंग्रेजी में हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया, वो गारसा दतासी ने के द्वारा लिखा गया। और हिंदी में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास शिव सिंह सरोज नाम से शिव सिंह सेंगर ने 1883 में लिखा। इन्होंने 1883
88 में लिखा, मिस्र बंधु ने 1913 में लिखा। ठीक है सर। अब जो मैं खास बात कर रहा हूँ वो रीतिकाल के संदर्भ में है। वैसे तो रीति शब्द साहित्य में पता नहीं कितने सालों से है, पर इस काल के संदर्भ में इस काल के संदर्भ में रीति शब्द का पहला प्रयोक्ता है डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, यानी डॉक्टर ग्रियर्सन पहला प्रयोक्ता है, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, राइट। रीति शब्द का पहला प्रयोक्ता है डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, परंतु इन्होंने तो सर फिर इनको रीतिकाल का शब्द का कहने वाला प्रणेता माना चाहिए कि रीतिकाल किसने कहा, लेकिन सुनिएगा, परंतु इन्होंने रीति शब्द का प्रयोग एक इस काल की प्रवृत्ति के रूप में किया, विशेषता के रूप में। इन्होंने रीति शब्द का प्रयोग एक प्रवृत्ति के रूप में किया, एक प्रवृत्ति, जैसे हर काल की अपनी प्रवृत्तियां होती हैं, दुनिया भर की प्रवृत्तियां होती हैं। तो सुनिएगा, इन्होंने रीति शब्द का प्रयोग एक प्रवृत्ति विशेष के रूप में किया, एक प्रवृत्ति विशेष, एक प्रवृत्ति विशेष के रूप में किया। किसने? डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने एक प्रवृत्ति विशेष के रूप में इस शब्द का प्रयोग किया, परंतु आचार्य शुक्ल ने तो इस पूरे ही कालखंड को क्या कह दिया? रीतिकाल। आचार्य शुक्ल ने तो इस पूरे कालखंड को क्या कह दिया? इस पूरे कालखंड को क्या कह दिया? रीतिकाल। किसने दोस्तों? आचार्य शुक्ल ने। राइट नाउ, राइट। तो ये थी काल विवेचना की। रीतिकाल के नामकरण पर हम क्या कर रहे थे दोस्तों? बातचीत कर रहे थे। किसके नामकरण पर बातचीत कर रहे थे? रीतिकाल के नामकरण पर बातचीत कर रहे थे। आगे वाली क्लास में इस क्लास को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। मैं डॉक्टर साहिल गुर्जर आप सबका स्वागत करता हूँ। ओके दोस्तों, ओके।